अब समाचार विस्तार से। अमरावती जिले के दरियापुर तहसील के घुंगशी बांध में डूबने से मां बेटी की मौत हो गई, जबकि मृत महिला के पति को बचा लिया गया। ये हादसा है या कोई साजिश, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। फिलहाल पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अमरावती जिले के दरियापुर तहसील में घुंगशी बांध में एक मां बेटी डूब गई। प्रिया अपने पति गौरव तायड़े और बेटी के साथ एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अमरावती जिले में आए थे। तायड़े दंपति मूर्तिजापुर तहसील के पारद गांव के रहने वाले हैं। 3 दिन पहले वो सभी अपने एक रिश्तेदार के 13वीं के लिए दरियापुर तहसील के धमोड़ी गांव में आए थे। वहां 2 दिन रहने के बाद वो सब वापस अपने घर अपनी बाइक से लौट रही थे। इसी दौरान धामोड़ी गांव से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर पूर्णा नदी के घुंगशी बांध पार करने के दौरान वो हादसे के शिकार हो गए। बांध में उन्हें डूबता हुआ देख आसपास के किसानों ने बांध के चौकीदार की मदद से गौरव को बचा लिया, लेकिन उसकी पत्नी प्रिया और 3 साल की बेटी आराध्य की बांध में डूबने से मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस और गोताखोर की मदद से उनके शव को बाहर निकाला गया। फिलहाल तो पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया है। वैसे घटना का संदेह भी जताया जा रहा है। बुल्ढाना जिले के शेगांव में नियम की अनदेखी कर डीजे बजाने के मामले में एक शख्स की गिरफ्तारी के बाद लोगों ने पुलिस थाने में जमकर हंगामा किया। सोमवार तड़के कुछ लोग पुलिस थाने पर धावा बोले और पुलिस कर्मियों पर हमला कर गिरफ्तार शख्स को अपने साथ लेकर चले गए। इस हमले में एक पुलिसकर्मी घायल भी हुआ है। बुल्ढाना जिले के शेगांव के विश्वनाथ नगर इलाके में बीती रात एक जन्मदिन की पार्टी में नियम का उल्लंघन करते हुए देर रात डीजे बजाए जाने का मुद्दा अब काफी गंभीर मुद्दा बन गया है। डीजे की तेज आवाज से स्थानीय लोगों को हो रही परेशानी पर लोगों ने ही पुलिस को इस बात की जानकारी दी, जिसके बाद शेगांव पुलिस मौके पर पहुंचकर डीजे बजाने वालों को चेतावनी दी। तब डीजे भी बंद कर दिया गया, लेकिन जब पुलिस लौट आई तब फिर से डीजे बजाकर धूम धमाका शुरू हो गया, जिसके बाद फिर से पुलिस को इसकी जानकारी दी गई और पुलिस आयोजक को हिरासत में लेकर पुलिस थाने ले गई। रात में हुई इस कार्रवाई के बाद हिरासत में लिए गए शख्स के परिजन सोमवार तड़के पुलिस थाने में पहुंचे और पुलिस पर हमला कर दिया। इस दौरान उन लोगों ने पुलिस की पिटाई कर दी, थाने के डायरी रूम में रखे फर्नीचर को तोड़ दिया और पुलिस हिरासत से शख्स को बाहर निकालकर अपने साथ लेकर चले गए। इस हमले में एक पुलिसकर्मी जख्मी भी हुआ है। इस पूरे मामले में पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। शेगाव शहर पोलीस स्टेशनला विश्वनाथ नगर शेगाव इथून फोन आला होता की एका ठिकाणी डीजे चालू आहे। सदर माहिती मिळाल्यानंतर स्टेशन डायरी त्या ठिकाणी अधिकारी आणि कर्मचारी पोहोचल्यानंतर त्यांना तो डीजे बंद करण्याचा सूचना दिल्या। सदर ठिकाणी ते डीजे लावून डान्स वगैरे करत होते आणि ते डीजे बंद करण्यास पोलीस अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी सांगितलं असता त्यांच्याबरोबर त्यांनी वाद घातला। सदर वाद घालणाऱ्या एका इसमाला गाडीत बसवून पोलीस स्टेशनला आणल्यानंतर त्याच्या पाठोपाठ इतर 3 पुरुष आणि 2 महिला पोलीस स्टेशनला आल्या आणि सदर 4 पुरुष आणि महिला यांनी इथं स्टेशन डायरी आणि जे नाईट ड्यू अधिकारी होते त्यांच्याशी या ठिकाणी बाचाबाची केली, वाद घातला आणि जे काही स्टेशन डायरीला टेबल होते ते पलटवून दिले। तसेच जे काही इतर साहित्य आहे त्याची तोडफोड केलेली आहे। यावरून शेगाव शहर येथे गुन्हा पण दाखल केलेला आहे। शेगांव शहर में इस तरह से पुलिस थाने पर हमला होने से अब जिले में खलबली मच गई है। वैसे ही शेगांव में बढ़ते अपराध की वजह से पुलिस की कार्यप्रणाली सवालों में है और अब इस तरह से पुलिस थाने में हमला और मारपीट की घटना से कानून व्यवस्था को लेकर कई और सवाल उठ रहे हैं। फहीम देशमुख, यूसीएन न्यूज़, शेगांव। भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन पर देश में 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है, जिसके तहत देश भर में राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुका दिया गया है। नागपुर के विभिन्न कार्यालयों में भी तिरंगे को आधा झुका दिया गया है। नागपुर के जिलाधिकारी, विभागीय आयुक्त समेत आरबीआई इमारत के अलावा अन्य जगहों पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को आधा झुका दिया गया है। किसी खास शख्सियत के निधन पर
उनके प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए ऐसा किया जाता है। भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन पर देश में 2 दिवसीय राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। इसी की तरह ध्वज को आधा झुका दिया गया है। नागपुर समेत पूरे विदर्भ में आगामी कुछ दिन ठंड से राहत मिलेगी। हालांकि फरवरी माह में तीसरे हफ्ते में ठंड जरूर कहर ढा सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के आसार से तापमान में नमी बनी हुई है, जिसके चलते इस हफ्ते हल्की गर्मी का एहसास होगा, लेकिन 12 फरवरी के बाद न्यूनतम में गिरावट दर्ज होने की संभावना है। नागपुर और विदर्भ के सभी जिलों में 20 जनवरी के बाद से जबरदस्त ठंड के आगोश में हैं। फरवरी के पहले हफ्ते में भी ठंड का एहसास रहा है। इस बीच मौसम विभाग अनुमान के मुताबिक सोमवार से ठंड में थोड़ी राहत मिलने की संभावना है। दरअसल पाकिस्तान के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। मंगलवार को विक्षोभ राजस्थान में दाखिल होगा और आने वाले समय में इसका असर पूरे मध्य और उत्तर भारत में देखने को मिलेगा। इस दौरान तापमान में हल्की नरमी रहेगी और हवाओं का रुख उत्तर पश्चिमी रहने का अनुमान है, जिससे लोगों को हल्की गर्मी का एहसास होगा। साथ ही मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव कम होने के बाद और हवाओं का रुख बदलने से ठंड की दोबारा दस्तक हो सकती है। नहीं, नवंबर दिसंबर से जनवरी फरवरी हमेशा ठंडा रहता है, क्योंकि ठंड का सीज़न जो होता है जनवरी फरवरी को मौसम विभाग मानता है, लेकिन सामान्यतः ठंड का सीज़न जो होता है दिसंबर जनवरी फरवरी, ये 3 महीना होता है। तो दिसंबर और जनवरी विदर्भ में हमेशा से सबसे ठंडा रहा है, लेकिन इस बार एबनॉर्मलिटी ये है कि फरवरी तक अभी भी ठंड जारी है। तो ये अभी इसी साल की बात नहीं है, पिछले कुछ 1-2 साल से ऐसा देखने में आ रहा है कि फरवरी भी अब ठंड जो है ठीक ठाक पड़ती है। तो हम ये कह सकते हैं कि मतलब जो है ठंड अभी थोड़ा सा पीछे की तरफ इस बार शिफ्ट हुआ है। दिसंबर में उतनी ठंड नहीं पड़ी जितनी पड़नी चाहिए थी, लेकिन जनवरी में अच्छी ठंड पड़ी और फरवरी में भी अभी तक ठंड ठीक पड़ रही है। पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी होगी। 12 फरवरी के उत्तर भारत से आने वाली बर्फीली हवाओं से नागपुर और विदर्भ के सभी जिलों के न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज होने की उम्मीद है। भी चूँकि उत्तर भारत में एक और पश्चिमी विक्षोभ राजस्थान के ऊपर आने वाला है, पाकिस्तान से राजस्थान के ऊपर आ रहा है, तो उसके कारण अभी फिर से थोड़ी सी नमी रहेगी। तो इसलिए और ठंड तो अभी और बढ़ने की संभावना नहीं है, लेकिन अभी जो ठंड चल रही है इससे थोड़ी सी राहत मिल सकती है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा मतलब जो है ठंड ख़त्म अभी नहीं होगी। अभी नेक्स्ट 5 दिनों में जो है मौसम शुष्क रहेगा विदर्भ में, और टेम्परेचर जो अभी चल रही है उससे 1-2 डिग्री प्लस माइनस हो सकता है। बहुत ज़्यादा वेरिएशन या चेंज अभी नहीं दिख रहा है। वहीं लता मंगेशकर के निधन पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने भी शोक व्यक्त किया है। उनकी संगीत साधना के बारे में तो बहुत सारे लोग जानते हैं। इतनी स्वरसिद्ध गायिका होने के बाद भी, विश्वमान्य गायिका होने के बाद भी किसी गीत को गाना है तो उसकी तैयारी और उसका अभ्यास वो उतना ही करती थी जितना और कभी 13 साल की आयु में गाना शुरू किया तब करती होगी। लेकिन सभी क्षेत्रों में उनकी ये तपस्या है, अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने कौटुंबिक जीवन में, अपने सामाजिक जीवन में और अपनी आजीविका के यानी व्यावसायिक जीवन में सर्वत्र उनका व्यवहार यानी शुचिता और तपस्या का, साधना का आदर्श उदाहरण, अनुकरणीय उदाहरण सबके लिए था। ऐसी सर्वार्थ से यशस्वी और सार्थक जीवन का उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत करने वाली लता दीदी चली गई। हमको उसके दुख को सहन करने का धैर्य तथा मंगेशकर परिवार को भी इस आघात को सहन करने का धैर्य भगवान प्रदान करे। मैं उनकी पवित्र
स्मृति में जो स्वरों के रूप में शेष रहेगी, लेकिन पार्थिव रूप में हमको अपने स्मृति पर ही निर्भर करना पड़ेगा। उस स्मृति में संघ की ओर से और मेरी अपनी व्यक्तिगत श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पिछले कई वर्षों से मांग के बावजूद स्कूलों को सरकार की ओर से कोई भी पोस्ट वेज सब्सिडी नहीं मिली है। इसके खिलाफ शिक्षण संस्थानों के चालक आक्रामक हो गए हैं और आगामी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए स्कूलों को उपलब्ध नहीं कराने का निर्णय लिया गया है। यह फैसला सोमवार को महाराष्ट्र राज्य शिक्षा निगम की बैठक में लिया गया। अनुदान प्राप्त स्कूलों को सरकार से केवल शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन के लिए मासिक अनुदान मिलता है। उसके माध्यम से शिक्षकों और कर्मचारियों के नियमित वेतन का भुगतान किया जा रहा है, लेकिन सिर्फ वेतन देने वाले शिक्षक स्कूल के काम और अन्य खर्चों को पूरा नहीं कर सकते। इसके लिए सरकार की ओर से वेतनेतर अनुदान मिलता था, लेकिन पिछले कई सालों से स्कूलों को ये ग्रांट नहीं मिल रहा है, जिससे ये राशि लगभग 2000 करोड़ रुपए हो गई है। इस बीच सरकार ने 260 करोड़ रुपए का अनुदान मंजूर किया था, लेकिन वहन नहीं दिया गया। इस संबंध में सोमवार को नागपुर और अमरावती संभाग के स्कूल प्राचार्यों की बैठक नागपुर में हुई। वेतन के बाद की अनुदान के अलावा लंबित मांगों पर चर्चा की गई, जैसे कि बंद शिक्षक भर्ती प्रक्रिया और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए रिक्तियां शामिल है। इनके अनुसार जब तक सरकार मांगे पूरी नहीं करती, तब तक स्कूल संचालकों ने असहयोग आंदोलन की भूमिका निभाई है। महाराष्ट्र राज्य शिक्षा निगम की ओर से कहा गया है कि वहां आगामी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए स्कूल भवन उपलब्ध नहीं कराएगा। राज्य में 40,000 10वीं कक्षा और 26,000 12वीं कक्षा के स्कूल है। म्हणजे एकंदरीत यांना आमच्या अनुदानित शाळा बंद करायच्या आहेत। 17 पासून शिक्षकांची भरती नाही, अतिरिक्त शिक्षकांचं समायोजन नाही आणि आज शाळांमध्ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नाहीत, ते पदच रद्द करून टाकलं। अशा परिस्थितीत शाळा कशा चालवायच्या हा आमच्या समोरचा यक्ष प्रश्न आहे। पण आजपर्यंत आम्ही विद्यार्थ्यांचं नुकसान होऊ नये म्हणून कशातरी आता शाळा खिचत आलेलो आहोत, चालवत आलेलो आहोत, कर्जबाजारी झालेलो आहोत। अशा परिस्थितीत आता आम्हाला शाळा चालवणं शक्य नाही, म्हणून आम्ही शासनाला वारंवार विनंती करून आजपर्यंत आमच्या बाबतीत कोणताही सकारात्मक निर्णय या शासनाने घेतला नाही। आधीच्या शिक्षण मंत्र्यांनी लिहून दिलं होतं की 5% तरी अनुदान द्या, पण तेही आश्वासन आमचं पाळल्या गेलं नाही। म्हणून आता आम्ही अल्टिमेटली निर्णय घेतलेला आहे की होणाऱ्या बोर्डाच्या परीक्षांकरता आम्ही आमच्या शाळांच्या इमारती, शाळांच्या म्हणण्यापेक्षा संस्थेच्या इमारती, संस्थेचा जो कर्मचारी वर्ग आहे तो कोणत्याही पद्धतीने उपलब्ध करून दिल्या जाणार नाही। अकोला शहर की यातायात को सुधर बनाने के लिए स्थानीय प्रशासन अब केरल के केल्ट्रॉन कंपनी की मदद लेने की तैयारी में है। कंपनी के माध्यम से शहर के विविध चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिसके बाद ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों का चालान सीधे उनके पते पर भेजा जाएगा। केरल में इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट लिमिटेड की एक टीम ने शहर के विभिन्न चौकों का सर्वेक्षण किया। इनमें अशोक वाटिका चौक, बस स्टैंड चौक, टावर चौक, रतनलाल प्लॉट चौक, रेलवे स्टेशन चौक, जठारपेट चौक, जय हिंद चौक, डाबकी रोड, वाशिम बाईपास, लहान उमरी, मोठी उमरी, आपातापा चौक, कौलखेड़ चौक, तुकाराम चौक, मलकापुर रोड, कोतवाली चौक, अकोट स्टैंड चौक आदि चौराहों पर इस प्रणाली के लागू होने से यातायात उल्लंघन करने वालों, फेरी वालों का चेहरा पहचान कर कार्रवाई करना संभव होगा। साथ ही अतिक्रमण करने वाले ठेले, ऑटो रिक्शा के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। शहर परिवहन निरीक्षक विलास पाटिल ने अकोला शहर के सभी चालकों से सभी यातायात नियमों का पालन करने की आदत डालने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है। जे महत्त्वाचे चौक आहे ज्यामध्ये जास्त गर्दी असते, जास्त प्रवासी वाहतूक केली जाते किंवा जास्त लोकांच्या फळांच्या हातगाड्या लागलेल्या असतात आणि जनतेला त्यांच्यामुळे त्रास होत असतो। या सर्व गोष्टी कॅमेऱ्यामध्ये नोंद होण्यासाठी CCTV कॅमेऱ्यांचे, सर्व्हेलन्स कॅमेऱ्यांचे, बुलेट कॅमेऱ्यांचं शहरामध्ये लवकरच मुख्य चौकामध्ये लागणार आहेत। हे CCTV कॅमेऱ्यातील जे काही
नियमांचं उल्लंघन करतील, वाहतूक सिग्नलचं उल्लंघन करतील, ते सर्व त्या कॅमेऱ्यामध्ये रेकॉर्ड होणार आहे आणि मेसेज किंवा दंडाचं चलन पावती त्याच्या मोबाईलवर जाणार आहे. आता शहरामध्ये आज आम्ही सर्वे केलेला आहे आणि शहरातील मुख्य चौक जे आहेत त्या 25 चौकामध्ये CCTV कैमरे आणि सर्वेलेंस कैमरे हे लावण्यात येणार आहेत. अकोला के कान्हेरी सरप से एरंडा रोड तक घटिया निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने भूख हड़ताल पर है. कलेक्टर कार्यालय के सामने घटिया निर्माण के संबंध में समय समय पर दी गई जानकारी पर संबंधित अधिकारियों द्वारा ध्यान नहीं दिए जाने पर ग्रामीणों ने आखिरकार भूख हड़ताल शुरू कर दी है. पंचायत समिति के सदस्यों, ग्राम पंचायत सरपंच और ग्रामीणों ने समय समय पर संबंधित अधिकारियों को विभिन्न निवेदन दिए, लेकिन इन ज्ञापन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई. कान्हेरी सरप से एरंडा तक सड़क की मांग ग्रामीणों द्वारा कई दिनों से की जा रही है. मांग मान ली गई और सड़क मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया. हालांकि सड़क की हालत खराब होने पर ग्रामीणों ने इसका विरोध किया है. इस संबंध में ग्रामीणों ने संबंधित विभाग को कई पत्र सौंपे. अधिकारियों ने कहा कि कोई कार्रवाई नहीं की गई. उल्टे ठेकेदार के समर्थन से ग्रामीणों ने भूख हड़ताल का हथियार उठा लिया है. आम्ही कान्हेरी सरप जिल्हा परिषद सर्कलवासी 2018 पासून आमच्या रस्त्याचं काम मंजूर झालेलं आहे. तरी संबंधित ठेकेदार व अधिकारी हे 5.5 कोटीचं काम मंजूर झालेलं असूनही हे काम निकृष्ट दर्जाचं झालेलं आहे. त्यासाठी आम्ही वारंवार तक्रारी करून भेटून संबंधित अधिकाऱ्याला भेटलो, पण याच्यावर कोणत्याच बाबीची आम्हाला म्हणजे जे पाहिजे ते मिळालेलं नाही. याच्यात सर्व उडवाउडवीची उत्तरे मिळाली आहेत. गेले 15 दिवसापासून आम्ही त्यांना भेटलो, सर्व काही बोललो किंवा हे काम व्यवस्थित करा, पण त्यांना आम्हाला शेवटी उडवाउडवीची उत्तरे दिले. त्यामुळे आम्ही आज 5 तारखेपर्यंत त्यांना इशारा दिला होता उपोषणाला आणि आज आम्ही 7 तारखेला इथं सर्वजण म्हणजे जवळपास आम्ही जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य, गावचे सरपंच, उपसरपंच सर्व आम्ही इथं बसलेलो आहोत आणि आम्हाला जोपर्यंत आमचा रस्ता मिळेल नाही तोपर्यंत आम्ही उपोषण सोडणार नाही असं आम्ही पूर्ण सर्कलवासियाच्या तर्फे मी हे इथं सूचित करत आहे. अकोला में अजिंक्य फिटनेस पार्क केडिया प्लॉट उमरी रोड में रथ सप्तमी सूर्य नमस्कार दिन के अवसर पर श्रृंखला पूजा का आयोजन किया गया है. अजिंक्य फिटनेस ने नागरिकों से भाग लेने और सहयोग करने की अपील की. कार्यक्रम का आयोजन योग, व्यायाम संस्कृति और शारीरिक और मानसिक फिटनेस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जाता है. इस दौरान 26 घंटे सूर्य नमस्कार श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है. साथ ही 75 करोड़ के सूर्य नमस्कार अभियान में संगठन के 141 सदस्य पंजीकृत है. योग प्रेमी, छात्र, एथलीट, नागरिक, सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी, शारीरिक शिक्षा शिक्षक, विभिन्न कानूनी खेल संघ, सभी स्तरों पर संस्थाएं, वरिष्ठ नागरिक भाग ले सकते हैं. बहुत बढ़िया. कीर्ति गुप्ता मैडम 75 सूर्य नमस्कार कीर्ति गुप्ता मैडम ने कंप्लीट. त्यानंतरच सोबतच किशन कुमार गुप्ता आपल्या समोर सूर्य नमस्कारचे प्रात्यक्षिक सादर करीत आहे. सलग 30 मिनिट ते आपल्या समोर सूर्य नमस्काराचे प्रात्यक्षिक सादर. श्रुति परमार 21 years. रथसप्तमी सूर्यनमस्कार दिन या निमित्त लोकांमध्ये अवेअरनेस निर्माण व्हावा
आणि फिटनेस प्रति सगळ्यांना जागृती निर्माण पूर्ण भारतभर किंवा सगळीकडे फिटनेसचे अवेअरनेस व्हावे हा मुख्य हेतू धरून या सूर्यनमस्कार रिलेचं आयोजनाचं हे 3रं वर्ष आहे. या 3ऱ्या वर्षी यामध्ये सर्व प्रकारातील म्हणजे अर्थात दिव्यांग लोक पण याच्यामध्ये सहभाग घेत होते. रेकॉर्ड हा याचा मुख्य उद्देश नाही आहे. तरी 2 वर्षापूर्वी 11,656 लोकांचं याच्यामध्ये सूर्यनमस्काराची नोंद झाली होती. यावेळेस जवळजवळ 12,000च्या वरती सूर्यनमस्काराची नोंद होण्याची अपेक्षा आहे. लता दीदी ने अपने चाहने वालों के लिए हजारों मधुर गाने भेंट किए. उनके निधन के बाद अब उन्हीं के गानों से लता दीदी को श्रद्धांजलि दी जा रही है. नागपुर में उत्तम बैंड की ओर से अनोखे अंदाज में भारत रत्न लता दीदी को श्रद्धांजलि दी गई. न्यू उत्तम बैंड पार्टी ने लता दीदी के प्रसिद्ध गीत की धुन बजाकर दीदी को श्रद्धांजलि दी. नागपुर के महल क्षेत्र के अति व्यस्त बड़कस चौक पर एक विशेष श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस दौरान लता मंगेशकर को उनके द्वारा गाए गए गानों की धुन बजाकर बैंड पार्टी ने श्रद्धांजलि दी. लता दीदी ने अपने मधुर स्वर से हजारों गाने गाए जो आज भी लोगों के दिल की धड़कन में बसे हुए हैं. लता दीदी के निधन से संगीत की दुनिया सूनी हो गई है. सूरज ठाकुर, न्यू उत्तम बैंड नागपुर और हमारे पूरे कलाकार की ओर से आज उन्हें श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं. इसी कारणवश और हमें बहुत दुख है कि आज दीदी हमारे बीच में नहीं रही. और आज उनके जो गीत है वो जितने भी गीत है वो अमर है. और आज हम उन्हीं के गीत की वजह से हम आज इतना सब कुछ अपना नाम कर पा रहे हैं. तो इसी कारण आज पूरे कलाकार की ओर से न्यू उत्तम बैंड सूरज ठाकुर की ओर से आज हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं.